कंजूस सास के कमरे से जुड़ी रसोई। ऐसी पार्टी तो हर हफ्ते होनी चाहिए, क्यों बहनों? सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और किटी पार्टी का सारा खर्चा तेरा पति उठाएंगे। हाँ तो वो उठा भी लेंगे, मुझसे प्यार जो इतना करते हैं। ये देखो, कल ही उन्होंने मुझे गोल्ड का ब्रेसलेट दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। वैसे हम भी सोच रहे हैं कि इस बार वो नई कार आई है ना मार्केट में, वो ले ले। वैसे अभी पिछले हफ्ते हमारे घर में नया डबल डोर फ्रिज आया है, पता है पूरे 2 लाख रुपए का है। और तो और उसमें यूट्यूब भी चलता है। मैं तो गाने सुनते हुए आराम से कुकिंग करती हूँ। तुम्हारे घर पर फ्रिज आया और हमने यहाँ पर एलईडी लिया है, 1.5 लाख रुपए की है। अब तो हमें मूवी थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, सारी मूवीज घर पर ही देख लेते हैं। वैसे संगीता, आज तो इतनी चुप चुप क्यों है? तू भी बोल। अरे नहीं नहीं, वो तुम लोग बातें कर रहे थे इसलिए मैं चुप थी। वैसे मेरे बेटे ने भी पिछले महीने ही पूरे 3 लाख की बाइक ली है। अच्छा, ये तो वही बाइक है ना जो तुम्हारे पार्किंग एरिया में खड़ी है, ब्लैक रंग की। लेकिन इसे एक बार भी मैंने तुम्हारे बेटे को चलाते हुए नहीं देखा। अरे वो अब ट्रिप पर जाएगा ना तो लेकर जाएगा, ऑफिस वगैरह जाने के लिए तो उसके पास और भी बाइक और गाड़ी है ही। वैसे एक बात तो है, संगीता के पास गाड़ी तो काफी बढ़िया है, 2 बाइक और स्कूटी भी है। हम भी सोच रहे हैं कि इस बार एक बाइक ले ले। हाई सोसाइटी की किटी पार्टी की तरह इस किटी पार्टी में भी अमीर घराने की औरतें अपने अपने घर आई महंगी महंगी चीजों का दिखावा कर रही होती हैं। काफी देर तक अपनी किटी पार्टी एंजॉय करने के बाद संगीता सीधा एक सस्ती सब्जी मंडी में आती है और एक सब्जी के ठेले पर आकर, अरे सब्जी वाले भैया, ये घिया कैसे दिया है? मैडम 20 रुपया किलो है। क्या कहा? 20 रुपए किलो? अरे सब्जी में तुम 20 रुपए ले रहे हो, चुपचाप से 10 रुपए किलो दो। अरे मैडम 15 रुपया में तो हमको पड़ा है, तो आपको कैसे 10 रुपया में दे दें? ना आपकी ना मेरी, 15 रुपया लगा देता हूँ। नहीं, मैं नहीं लूंगी। मैं तो सिर्फ 10 रुपए में लूंगी, और साथ में हरी मिर्च और धनिया फ्री। अरे रोज का आना होता है यहाँ मेरा, ज्यादा बड़ा नाक पर। नहीं तो एमसीडी वालों को बुलवा कर तेरा ये इल्लीगल ठेला हटवा दूंगी यहाँ से। जानते भी हो कौन हूँ मैं। संगीता की बात सुन सब्जी वाला डर जाता है और वो उसे 10 रुपए किलो ही घिया और साथ में धनिया हरी मिर्च फ्री में दे देता है। इसके बाद संगीता जैसे ही वहां से जाती है, इन जैसे अमीर लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बाहर बड़े बड़े होटल में जाकर 1000 रुपए का टिप दे सकते हैं दिखावा के लिए, लेकिन किसी मजदूर को 10 रुपया देने में इनको मौत आ जाती है। ऐसे लोग बस दिखावा ही कर सकते हैं, वरना ये तो कंजूस के भी बाप होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब संगीता सब्जी लेकर घर आती है और सीधा अपने कमरे के दरवाजे से होते हुए रसोई में पहुंचती है, जहां संगीता की बड़ी बहू अंजलि सबके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। बहू क्या बना रही है आज रात के खाने में? माँ जी, वो रोहन का पनीर खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो सोच रही हूँ सबके लिए पनीर की भुर्जी बना दूं और साथ में पराठे। तुझे पता है मार्केट के पनीर में कितना केमिकल होता है? वो तो असली पनीर भी नहीं होता। तो एक काम कर, घी और चने की दाल बना ले, सूखी और गीली सब्जी, दोनों का काम हो जाएगा। लेकिन माँ जी, पनीर घर में बने हुए भी तो काफी टाइम हो गया है ना, और फिर मैं रोहन को क्या बोलूंगी? अरे तू रोहन की माँ है या रोहन तेरी माँ है? हमारे जमाने में तो हम तो बच्चों को 2 थप्पड़ लगाकर करेला भी खिला देते थे। पता नहीं तुम लोग आजकल की माँ कैसी हो। अब चुपचाप से घिया चने की दाल बना। संगीता ये कहकर किचन से बाहर निकलते हुए सीधा अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। तो वहीं अंजलि किचन में घिया छीलते छीलते, अब हमारे इतने गए गुजरे हालात है क्या, जो 100 रुपए का पनीर भी नहीं खा सकते? पता नहीं इतने पैसे बचाकर माँ जी कहाँ ही जाएगी। बाहर से बेड पर बैठकर, 1 कप चाय बना ले, और हाँ, दूध आधे कप से भी कम डालना, और एक कड़क सी चाय बननी चाहिए। जी माँ जी, ला रही हूँ। अंजलि अब अपनी सास के लिए बिल्कुल नाप कर दूध, पानी, चीनी, पत्ती डालकर 1 कप चाय बनाकर लाती है। इसी तरह रात हो जाती है और जब रात में सब खाना खा रहे होते हैं, मेरा तो हो गया। मैं सोच रही हूँ सबके लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे मार्केट में एक नई आइसक्रीम आई है, कोई जरूरत नहीं है बाहर की उटपटांग चीजें खाने की। इतना ही मीठे खाने का मन कर रहा है ना, तो जाकर चीनी खा ले। अरे माँ, खाने दो ना आइसक्रीम। अब आइसक्रीम में आप कितने ही पैसे बचा लोगी? सिर्फ 200 की तो है। पैसे बचाने की बात नहीं है, पता भी है आइसक्रीम कैसे कैसे बनती है। मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती, नहीं खानी कोई आइसक्रीम वगैरह। संगीता की बात सुन नैना के साथ साथ अंजलि का भी मुंह बन जाता है। तो वहीं किचन का सारा खाना खत्म करके नैना रूम में अपने कपड़े बदलने के लिए जाती है, और जैसे ही वापस किचन की तरफ आती है तो देखती है कि उसकी सास ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा है। ओहो, इन्होंने तो दरवाजा ही बंद कर लिया है। अब खटखटाऊंगी तो फिर चिड़चिड़ा हो जाएंगी। अंजलि मुंह बनाते हुए दरवाजा खटखटाने लगती है। तो वहीं बिस्तर पर लेटी संगीता उठकर दरवाजा खोलती है और अंजलि को देख, अब क्या काम पड़ गया तुझे?
माँ जी, वो रोहन के लिए एक गिलास दूध चाहिए था, उसने आज ठीक से खाना नहीं खाया है ना। अंजलि की बात सुन संगीता अब सीधा अपने कमरे से होते हुए किचन में जाती है और एक छोटे से कप में दूध निकालकर अंजलि को देती है, जिसे देख। माँ जी, इतना सा दूध, ये तो ठीक से 2 घूंट भी नहीं है। बहू भूल गई, पिछले 1-2 बार से रोज तेरा बेटा दूध बचा देता है। पता भी है दूध कितना महंगा आता है। ये ले, देखो ये भी बचा देगा वो। अंजलि अपने गुस्से को शांत करते हुए वही थोड़ा सा दूध ले जाकर अपने बेटे को पिलाकर कमरे में आ जाती है। अरे इतना वक्त कहाँ लग गया तुम्हें? रोहन को दूध पिला रही थी या कहानी सुना रही थी? तुम्हारी माँ की वजह से मैं वैसे ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। सिर्फ लोगों के सामने दिखावा करने के लिए माँ जी इतनी महंगी महंगी चीजें तो ले आती है, लेकिन इस्तेमाल करने नहीं देती। हमारे शौकों को मारकर बस दिखावा करना ही आता है उन्हें। अब मैं इसमें क्या ही बोलूं। पापा के जाने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किलों से हम भाई बहनों को पालकर बड़ा किया है। तो वो तो हर माँ बाप करते हैं, तुम्हारी माँ ने कोई अनोखा काम नहीं किया है। आज रोहन को दूध देने में बच्चों जैसी कंजूसी करी है इन्होंने। ये इतना बड़ा घर, इसमें मौजूद महंगी महंगी चीजें, गाड़ी, बाइक सब लोगों को दिखाने के लिए बस दिखावा है, वरना इस्तेमाल करने के लिए तो हमें 1 घंटा भर कुछ नहीं मिलता। अंजलि नमन पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही होती है तो वहीं उधर संगीता अपने कमरे में रखी तिजोरी में पैसे गिन रही होती है। पूरे 10 लाख जोड़ लिए है मैंने, अब बस थोड़े और पैसे, फिर मैं वो बड़ा वाला झूमर, नया सोफा सेट और साथ में वो 2 लाख वाला फ्रिज भी ले आऊंगी। अब तक इस कहानी से आप जान ही गए होंगे कि संगीता की इस कंजूसी के पीछे का कारण सिर्फ लोगों में अपना दिखावा करना है। संगीता इस कदर कंजूस थी कि उसने घर की रसोई भी अपने कमरे से जोड़ रखी थी, जिससे उसकी बहू एक चावल का दाना भी ज्यादा न खर्च कर दे तो वहीं सब परेशान हो जाते थे। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज घर में संगीता के छोटे बेटे आकाश की शादी की तैयारी चल रही होती है। ये मैं बाकी का सामान ले आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि बेटे की नहीं बल्कि बेटी की शादी कर रही हूँ। कितना सारा खर्च हो गया है। मैं तो कह रही थी कि कोर्ट मैरिज कर लेते, शादी के कितने पैसे बच जाते और उससे एक बढ़िया सी चीज भी आ जाती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर उस चीज का मोहल्ले में आप दिखावा जो करती फिरती। देवर की शादी में भी यूं अपनी सास की कंजूसी झलकती देख अंजलि का बुरी तरह से मुंह बन जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब संगीता के छोटे बेटे आकाश की शादी शीतल नाम की लड़की से हो जाती है। अरे संगीता, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है, उसके गहने भी कितने सुंदर लग रहे हैं। लगता है बहू के माँ बाप ने उस पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया है। ये सब गहने मैंने दिए हैं, अच्छे है ना? पता है ये हार कम से कम 4 तोले का है और एक एक कंगन 2-2 तोले के हैं। अपनी बहू को शादी में दिए हुए गहनों पर भी संगीता दिखावा शुरू कर देती है। तो वहीं सारी रस्मों के बाद जब अंजलि शीतल को उसके कमरे में ले जा रही होती है कि तभी संगीता, अरे शीतल, जरा मेरी बात तो सुनो। एक काम करो, तुम अपने सारे सोने के गहने उतार दो और मुझे दे दो, मैं लॉकर में संभाल कर रख दूंगी। तुम आजकल की लड़कियों को तो सोने की चीजें संभाल कर रखना भी नहीं आता, कहीं इधर उधर हो गई तो भाई नुकसान हो जाएगा। आप 1-2 दिन बाद ले लीजिएगा गहने, अभी तो शीतल आई है। तो मैं इसे पहनने से कहाँ मना कर रही हूँ, बस रहेंगे मेरे पास। जब इसे पहनना होगा तब पहन लेगी। शीतल बहू, अगर तेरा मन है तो दे दे, वरना कोई बात नहीं। आप ले लीजिए, आप बड़ी हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा आपने। शीतल बिना कुछ कहे संगीता को सारे सोने के गहने दे देती है, जिसे देख अंजलि को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरते हैं और आज शीतल की पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, मैंने आज काफी चीजें सोची है कि आज मैं क्या क्या बनाऊं। पता है, जब मेरी किसी सहेली की पहली रसोई की रस्म होती थी ना, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड होती थी, और आज तो मेरी खुद की पहली रसोई की रस्म है। अभी जितना एक्साइटेड हो रही है ना, कुछ देर में इसकी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह जाएगी। अंजलि अब शीतल को सीधा अपनी सास के कमरे में लेकर आती है और सास के कमरे से होते हुए किचन में, जिसे देख शीतल, ये क्या भाभी, रसोई में माँ जी के कमरे से जुड़ी है, लेकिन क्यों? इससे पहले अंजलि शीतल को कुछ कहती कि तभी वहां संगीता आती है। शीतल बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है ना, अच्छे से खाना बनाना, मैं सामान निकाल कर देती हूँ, उस हिसाब से ही बना लेना तुम। संगीता अब छोटी छोटी कटोरियों में शीतल को थोड़ा सा घी, काजू, बादाम, सूजी, आटा और सब्जी निकाल कर देती है। मैंने सारा सामान हिसाब से निकाल दिया है, तो तुम बना लेना। और हाँ, तेल मसाले का जरा ध्यान रखना। अंजलि बहू, चल मेरे साथ, कुछ काम है मुझे तुझसे। इतना कहकर संगीता अंजलि को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद उन सामानों को देखते हुए, वैसे सामान तो सारा निकाला है, लेकिन इतना कम कम है, इससे तो सिर्फ 2 से 3 लोगों का ही खाना बन पाएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा और सामान निकाल देती हूँ। शीतल बिना डरे भविष्य में सभी लोगों के हिसाब से बिल्कुल सही मात्रा में चीजें निकालती है। कढ़ाई में बड़ा चम्मच देसी घी डालकर सूजी भुनने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ घी में ही अलग अलग तरह की सब्जियां भी बनाती है।
खुशबू तो कितनी बढ़िया आ रही है। आज तो माँ जी खुश हो जाएगी मेरे हाथ का खाना खाकर। शीतल काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि अब आगे जाकर क्या होने वाला है। उसके साथ थोड़ी देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है, तो वहीं वो बाहर सभी को खाना परोसती है। हे भगवान बहू, ये तूने खाने में कितना घी तेल डाला है और ये हलवों में इतने सारे काजू बादाम है। मेरे जाने के बाद तूने दोबारा से सामान निकाला था क्या? आपने जो सामान दिया था वो कम था, इसलिए मैंने थोड़ा और निकाल लिया था। माँ क्या हो गया, आप भी ना, ये तो देखो खाने से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तू चुप कर, लुगाइयों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सालों से जिस तरह मैं घर को चलाती आ रही हूँ ना, वैसे ही आगे भी चलाती रहूंगी। कोई भी नया आकर मेरी चीजों को खराब करे, मुझे मंजूर नहीं। बहू, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन आइंदा इस चीजों का ध्यान रखना। संगीता का ऐसा बर्ताव शीतल की समझ के बिल्कुल परे था। इसी तरह अब 2 से 3 दिन गुजरते हैं। शाम का वक्त होता है। शीतल बालकनी में खड़ी होती है कि तभी आकाश एक पुरानी सी बाइक पर बैठा घर आता है। आकाश, आपके पास 1 से 2 नई बाइक है ना, तो आप उन पर ऑफिस क्यों नहीं जाते? और नीचे गाड़ी भी खड़ी है, तो इतनी गर्मी में इतनी पुरानी सी बाइक पर ऑफिस जाने का क्या मतलब? ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, तो नई बाइक को ले जाने का क्या ही फायदा। और हमारे ऑफिस का पार्किंग एरिया भी काफी छोटा है, इसलिए वहां पर गाड़ी भी नहीं आ पाएगी। अब इसे कैसे बताऊं कि माँ ने महंगी महंगी गाड़ियां और बाइक तो ले ली, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। इस्तेमाल तो वो मुझे सपने में भी ना करने दें। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। शीतल बाथरूम में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही होती है कि तभी वहां संगीता अपनी पुरानी साड़ियां लेकर आती है। और जैसे ही वो शीतल को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते देखती है। अरे बहू, ये तू वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है? कितनी बढ़िया वॉशिंग मशीन है आपकी। आधे घंटे में कितने सारे कपड़े धुलकर सूख भी गए हैं। इस वॉशिंग मशीन को बंद कर और सारे कपड़े हाथ से धो। अरे मेरी उम्र हो चुकी है, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोऊं तो समझ में भी आता है, लेकिन तुम लोग तो अभी जवान हो। अभी से मशीन पर निर्भर हो जाओगे तो हाथ पैर बेकार हो जाएंगे। माँ जी, वॉशिंग मशीन सबका काम आसान करने के लिए ही है, और कितने सारे कपड़े हैं, हाथ से धोंगे तो शाम हो जाएगी। तो बहू, तुझे कौन सा ट्रेन पकड़नी है? कहीं आराम से धो, कौन जल्दी के लिए बोल रहा है? संगीता बाथरूम के बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाती है, जिससे अब शीतल को वॉशिंग मशीन बंद करके हाथ से ही सारे कपड़े धोने पड़ते हैं। अब क्या बात हुई भला? वॉशिंग मशीन है तो इस्तेमाल भी करने दो। ऐसा लग रहा है कि माँ जी ने बस ये दिखावे के लिए लिया है। शीतल शाम तक कपड़े धोती रहती है, तो वहीं शाम में संगीता की आस पड़ोस की कुछ सहेलियां उसके घर आती हैं। इसे देख संगीता शीतल को जल्दी से किचन में ले जाती है। इस तरफ मैंने सारी महंगी क्रॉकरीज रखी हुई है, इसमें ही चाय लेकर आना। और इस वाली शेल्फ में महंगे महंगे स्नैक्स हैं, जल्दी से इन सबको बाहर ले आओ। संगीता के कहने पर शीतल उन्हें महंगी क्रॉकरी में महंगे महंगे स्नैक्स और चाय कोल्ड ड्रिंक लाकर संगीता और उसकी सहेलियों के सामने रखती है। अरे ये तो वही महंगे वाले बिस्किट है ना, मेरे घर पे भी हम सब यही खाते हैं। वैसे तेरी क्रॉकरी तो काफी अच्छी है, कहाँ से ली? ये तो मैंने जापान से मंगवाई थी। अच्छी है ना? जापान में इस तरह की कलाकारी होती है। अब तो सोच रही हूँ 1-2 सेट और मंगवा लूं। ये भगवान, मेहमानों के लिए जापान से मंगवाई हुई क्रॉकरी इसमें नाश्ता दे रही है और हम लोग टूटे हुए कप में चाय पीते हैं। शीतल को भी कहीं न कहीं अब अपनी सास की आदतों के बारे में पता चलने लगा था। ऐसी ही एक शाम जब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी संगीता बार बार किचन के चक्कर लगाने लगती है। बातों पर कम और खाना बनाने में ज्यादा ध्यान दो। ये देखो सब्जी में कितना तेल डाल दिया है तुमने, साइड से निकाल दो इसे। और बहू, तू कितने मोटे मोटे आलू के छिलके छिल रही है, एक काम कर ये छिलके भी डाल दे इसमें। संगीता का ये बार बार चक्कर लगाना दोनों ही बहुओं को काफी परेशान कर रहा था। तो वहीं अब अंजलि जैसे ही चटनी पीसने के लिए मिक्सी लेती है। अरे बहू, तुझे तो पता है कि मैं सिर्फ सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी खाती हूँ, तो तुम ये मिक्सी का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? माँ जी, आज हाथ में काफी जलन हो रही थी, आज आप मिक्सी की चटनी खा लीजिए ना। इन मिक्सी की पिसी हुई चटनी में रत्ती भर स्वाद नहीं होता, मैं तो सिलबट्टे की ही चटनी खाऊंगी। बेचारी अंजलि को अब सिलबट्टे पर ही चटनी पीस कर रखनी पड़ती है, जिसे देख शीतल। भाभी, माँ जी को तकलीफ क्या है? वो बार बार किचन में चक्कर क्यों लगा रही हैं? और ऊपर से सब्जी में ये क्यों डाला, वो क्यों डाला, मिक्सी में चटनी नहीं पीसनी, छिलके पतले छीलो, ये क्या है ये सब? धीरे बोलो, पता है ना किचन माँ जी के कमरे से जुड़ा हुआ है। बाद में बताती हूँ इन सब के पीछे का क्या कारण है। खाना बनाने के बाद अब अंजलि शीतल को सीधा छत पर ले आती है। शीतल, अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें तो आए हुए कुछ हफ्ते हुए हैं, लेकिन मैं तो यहाँ कई सालों से रह रही हूँ। दरअसल माँ जी को दिखावा करने का बड़ा ही शौक है। अगर कोई 1 लाख की भी चीज लाए ना, तो माँ जी को 2 लाख की चीज लानी होती है।
और उस 2 लाख की चीज के लिए माँ जी हमारी इच्छाओं को खाने पीने की चीजों में कटौती करके करती है, और जब वो चीज ले आती है तो दिखावा करके उसे सजा के रख देती है। लेकिन भाभी ये तो गलत बात है ना, ऐसा कौन करता है? और ये किचन माँ जी के कमरे से क्यों जुड़ा है? इसमें भी माँ जी ने अपना ही फायदा देखा था। कुछ सालों पहले ही हम इस घर में नए आए थे। इस घर का एक कमरा किचन से जुड़ा हुआ था। अब माँ जी ने फौरन वो कमरा ले लिया ताकि वो कमरे में बैठे बैठे हम पर नजर रख सके कि हम किचन में क्या और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर शीतल नीचे आ जाती है और देखती है कि संगीता रोहन से रिमोट लेकर टीवी बंद कर देती है, जिससे रोहन बेचारा रोने लगता है। चाची माँ, अभी तो मैंने टीवी चलाया था, 10 मिनट भी नहीं हुए, मैं पक्का आधे घंटे में बंद कर दूंगा। नहीं, आंखें खराब करनी है क्या तुझे? बच्चे टीवी नहीं देखते। अरे बाजी, थोड़ी देर देखने दीजिएगा ना टीवी। ये तुम्हारा पोता तो कह रहा है कि आधे घंटे में टीवी बंद कर देगा, तो फिर दिक्कत क्या है? अब ये इतना बड़ा टीवी सजा कर रखने के लिए थोड़ी ना है, इस्तेमाल करने के लिए भी तो है। बहू, तू बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरी कमाई का टीवी हो। इसके भले के लिए ही समझा रही हूँ मैं, तो ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने। शीतल से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वो अगले ही दिन अपने पति से शॉपिंग के लिए 20,000 रुपए मांगती है। क्या 20,000? शीतल, मैं अपनी सैलरी माँ को देता हूँ और इस बार अगर 20,000 कम हुए तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? तुमने मुझसे शादी क्यों करी? अपनी माँ से ही करते ना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा ख्याल रखना, मेरे खर्चे उठाना, शौक पूरे करना तुम्हारा फर्ज है। भूल गए फेरों के समय तुमने मुझसे क्या क्या बातें की थी? अगर तुमने मुझे 20,000 नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। शीतल की बात सुन आकाश डर जाता है और उसे फौरन 20,000 रुपए दे देता है, जिसे लेकर शीतल अब पार्किंग लॉट में खड़ी हुई गाड़ी निकालती है और सीधा एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। और अब जब कुछ घंटे के बाद शीतल गाड़ी लेकर ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ घर आती है तो संगीता गुस्से से तिलमिलाते हुए, शीतल बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी ले जाने की, वो भी बिना मुझसे पूछे? और किस हैसियत से तूने आकाश से 20,000 रुपए शॉपिंग के लिए लिए? पत्नी होने के नाते लिए है मैंने अपने पति से पैसे। और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी लॉकर में रखने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए ली जाती है। वैसे माँ शीतल कह तो ठीक ही रही है, इतनी महंगी गाड़ी है हमारी और हम कभी इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे तो वो रखे रखे जाम हो जाएगी। तो चुप कर। अरे जानता भी है, जब गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सर्विस में कितने पैसे लगते हैं, और पेट्रोल के दाम तुम लोगों को पता भी है। गाड़ी लेने की जरूरत ही क्या थी? ये तो आपने सिर्फ दिखावे के लिए ली है ना। अगर चीज ले रही हो तो उन्हें इस्तेमाल करने दो, वरना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल का ये करारा जवाब सुनकर संगीता को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। तो भाई, अब संगीता भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। शीतल जब शाम में खाने की तैयारी कर रही होती है तभी, बहू, आज से खाने में सिर्फ एक ही सब्जी बनेगी जो सुबह शाम खाई जाएगी। रोटी भी सबके हिसाब से सिर्फ 2 ही बननी चाहिए, या तो रोटी बनेगी या तो चावल। माँ जी, क्या हो गया है आपको? अब क्या हम लोगों के खाने में भी कंजूसी करोगे? हाँ, क्योंकि तुम लोग इस तरह बाज नहीं आओगे। इतना कहकर संगीता शीतल को अपने हिसाब से सामान निकाल कर देती है और अब एक एक करके किचन के शेल्फ और फ्रिज के डोर पर लॉक कर देती है, जिससे शीतल को काफी गुस्सा आता है। तो वहीं अब अंजलि को ये बात पता चलती है। तुम्हारी हरकतों की वजह से माँ जी तो पहले से और ज्यादा कंजूस हो गई है। कम से कम पहले 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती थी, लेकिन लगता है अब वो भी नहीं मिलेगी। भाभी, माँ जी को तो मैं सुधार कर ही रहूंगी, ऐसे कैसे छोड़ दूं उन्हें? बस कुछ दिन की और बात है। अब 1 से 2 दिन गुजरते हैं और आज जब शीतल किचन में काम कर रही होती है। बड़ा शौक है ना ताला लगाने का, अब बताती हूँ इन्हें। शीतल जानबूझकर बर्तन धोते हुए उन्हें जोर से पटकने लगती है, जिसे सुन अपने कमरे में बैठी संगीता, अरे बहू, बर्तन धो रही है या तोड़ रही है? जरा आराम से धो। संगीता के बोलने के बावजूद भी शीतल बर्तन पटकना बंद नहीं करती और जानबूझकर एक कांच की प्लेट भी तोड़ देती है, जिसकी आवाज सुन संगीता किचन में आती है। ये क्या, तूने इतनी महंगी कांच की प्लेट तोड़ दी? अरे पता भी है कितना महंगा सेट था। माँ जी, गलती से टूट गई, और वैसे भी ये तो आपने दिखावे के लिए ली थी ना। अब दिखावा तो कर लिया और हमें इस्तेमाल भी नहीं करने दी, तो इसलिए टूट भी गई तो क्या हो गया? शीतल की बात सुन संगीता को काफी गुस्सा आता है। तो वहीं अब शीतल को परेशान करते हुए वो बार बार उसके कमरे से होकर किचन में चक्कर लगाती रहती है। एक बार में ले लेना, क्या चाहिए? बार बार क्यों वहाँ जा रही है? माँ जी, किचन में तो काम करना ही पड़ता है ना। अब इसमें मेरी क्या गलती? वो तो आपने ही किचन वाला कमरा ले रखा है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? संगीता भी कहीं न कहीं अब शीतल की इस चालबाजी को समझने लगी थी। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज पूरा परिवार मॉल जाता है। मॉल में संगीता अपनी बेटी नैना को उसके बर्थडे गिफ्ट में एक सिंपल सी वॉच दिला रही होती है।
माँ मुझे एक घड़ी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए। अरे क्या करेगी इतनी महंगी घड़ी लेकर? 1000 रुपए की घड़ी दिला रही हो ना, उसी में खुश रहे। संगीता की इस हरकत को देखकर शीतल को काफी गुस्सा आता है कि तभी उस घड़ी की शॉप में संगीता की सहेली नर्मदा अपनी बहू के साथ आती है। तुम भी यहाँ आई हो? मैं तो अपनी बहू को उसके जन्मदिन पर एक अच्छी सी घड़ी दिलाने के लिए आई थी। आंटी जी, माँ जी, हम सबको यहाँ हमारी मनपसंद की घड़ी दिलाने के लिए लाई थी। ये देखिए हमने कितनी सारी महंगी घड़ियाँ पसंद करी है, अभी सारी माँ जी हमें दिलाएगी। क्यों माँ जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दिखावा करने के चक्कर में संगीता को बहुत महंगी फटकार लग जाती है। तो वहीं घर आकर अब आकाश, तुम जो भी कुछ कर रही हो कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें ही भारी पड़ जाए। भारी तो पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं, माँ जी को, ताकि उन्हें एहसास हो कि उनकी कंजूसी से हमें कितनी परेशानी होती है। इसी तरह अब दिन गुजरने लगते हैं और शीतल आए दिन अपनी सास को किसी न किसी बहाने से परेशान किया करती थी। अरे ये क्या जला दिया, खास खास के मेरी छाती दुखने लग गई है। पहले तो मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। क्यों, आया ना मजा? बड़ा शौक था ना किचन से जुड़े कमरे का। अब बताती हूँ इनको। जहां शीतल अपनी सास को हर दिन परेशान करने में लगी थी, तो भाई अब संगीता भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। तू भूल गई कि तू मेरी बहू है और मैं तेरी सास, और आज तक कोई बहू सास से जीत नहीं पाई है। संगीता जानबूझकर शीतल के कमरे की एसी की वायर को कटवा देती है, जिससे इतनी गर्मी में एसी न चल पाने की वजह से शीतल की हालत गर्मी से परेशान होने लगती है। पता नहीं इस एसी को क्या हो गया, सुबह तक तो आराम से चल रहा था। बाप रे, अब कितनी ज्यादा गर्मी है। इसी के साथ फ्रिज और किचन के सारे शेल्फ पर ताला लगाने की वजह से शीतल को न चाहते हुए भी संगीता के निकाले हुए थोड़े से सामान से ही आज फिर से वही बोरिंग खाना बनाना पड़ता है। रोज दाल चावल खिचड़ी, इस घर में कुछ अच्छा ही नहीं बन सकता क्या? अब ये तू अपनी भाभी से बोलना, उसने ही मुझसे पंगे लिए हैं, वरना पहले तो घर में हफ्ते में एक बार तो पनीर बन ही जाया करता था। इसी के साथ संगीता अब रोहन को उसके स्कूल टूर पर भी नहीं जाने देती, जिससे अंजलि को भी काफी बुरा लगता है। तो वहीं शीतल, माँ जी, परिवार वालों की खुशी को मारकर उनकी ख्वाहिशों में कटौती करने का आपको बड़ा ही शौक है ना, पैसे बचाने का। अब मैं दिखाती हूँ पैसे कैसे बचाते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज संगीता को डेली रूटीन के चेकअप के लिए जाना होता है, जिसमें शीतल संगीता को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाने के बजाय एक सरकारी क्लिनिक पर लेकर आती है। मैं अपना सारा ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाती हूँ, वहाँ के डॉक्टर भी मुझे जानते हैं, मैं यहाँ से कुछ नहीं करवाने वाली। माँ जी, क्यों प्राइवेट में जाकर खामखा पैसे फूक रहे हैं, और डॉक्टर तो यहाँ पर भी है, और आपका सारा ट्रीटमेंट फ्री में हो जाएगा। देखिए कितने पैसे बचेंगे फिर आपके। लेकिन बहू, लेकिन कुछ नहीं। अब आप खुद सोचिए, प्राइवेट हॉस्पिटल ना जाकर सरकारी क्लिनिक पर आकर आप कितने पैसे बचा लेंगी। फिर उन पैसों से आप महंगी महंगी चीजें खरीद के दिखावा कर सकती हैं। शीतल किसी भी हालत में संगीता को प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाने देती और एक सरकारी क्लिनिक से ही उसका टेस्ट करवाती है। तो भाई, संगीता जो हमेशा अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखती थी, दिन में कई बार ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजें खाती थी, और आज जब संगीता ड्राई फ्रूट्स लेने किचन में आती है। बहू, यहाँ पर मैंने काजू बादाम की बोतल रखी थी ना, वो कहाँ रख दी तूने? वो तो मैंने संभाल के रखी है, घबराइए मत, मैं खाऊंगी नहीं। अब आप इस उम्र में रोज काजू बादाम खाएगी तो कितना खर्चा हो जाएगा। उन काजू बादाम को बचा कर रखिए, आगे जाकर बहुत काम आएंगे। संगीता भी अब शीतल की इन हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो वहीं इसी बीच संगीता की बेटी नैना का एक काफी अच्छे घर में रिश्ता लग जाता है और अब कुछ समय में नैना की शादी होने वाली होती है। रागिनी ने तो अपनी बेटी को दहेज में पूरे 30 लाख रुपए की गाड़ी दी है। मैं भी कम थोड़े ना हूँ, मैं भी तो अपनी बेटी को पूरे 50 लाख रुपए की गाड़ी दूंगी। इसलिए मैं पैसे जोड़ती थी, जहाँ मेरी बेटी की शादी होगी ना, वहाँ कितना नाम होगा उसका। 50 लाख की गाड़ी तो बहुत महंगी है, और उन लोगों ने तो हमसे कोई डिमांड भी नहीं की है। उन्होंने कुछ मांगा हो या ना मांगा हो, लेकिन हमारा तो देने का फर्ज बनता है, और हम दे किसे रहे अपनी बेटी को ही। तो जरा सोच तो सही, जब 50 लाख रुपए की गाड़ी दूंगी मैं दहेज में, तो मोहल्ले की सारी औरतें जल जाएंगी। हम लोगों की खुशियों को मारकर कटौती करके ये अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवाना चाहती है, उसे दहेज में 50 लाख रुपए की गाड़ी देना चाहती है। भगवान सब देख रहा है माँ जी, आप सब देखते जाइए। अब काफी समय तक अपने परिवार वालों की खुशियों को मारकर संगीता ने जो पैसे जोड़े थे, वो उससे जल्द ही अपनी बेटी को एक महंगी गाड़ी देने वाली थी। इसी तरह रात का समय होता है, संगीता गहरी नींद में सो रही होती है कि तभी अंधेरे का फायदा उठाकर एक चोर किचन की खिड़की से घुसते हुए संगीता के कमरे में आ जाता है और उसके तकिए के नीचे से लॉकर की चाबी निकालकर लॉकर खोलकर उन सारे पैसों को लेकर रफूचक्कर हो जाता है। और अगले दिन जब संगीता ये सब देखती है तो रो रो कर पूरे परिवार वालों को इकट्ठा कर लेती है। क्या हो गया? अरे कीड़े पड़े, उस चोर को मेरे सालों की मेहनत से जमा हुआ पैसा लेकर भाग गया, मैं क्या करूं?
माँ जी रोइए मत, इस तरह रोने का कोई फायदा नहीं है। हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, भगवान ने चाहा तो वो चोर और पैसे दोनों मिल जाएंगे हमें। पता नहीं कौन चोर था, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं। माँ जी मुझे तो लग रहा है वो किचन से आया होगा। आपको ही शौक है ना किचन से जुड़े कमरे में रहने का। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो इतने समय से रह रही थी, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बुरा वक्त भी तो बोलकर नहीं आता ना कि मैं आ रहा हूँ, हमें खुद से समझदारी होनी चाहिए। तो आपने हम लोगों के शौक सपने सबको मार मार कर पैसे जोड़े और वो भी पैसे आपके हाथ नहीं लगे। कम से कम उन पैसों से अगर हमारे शौक पूरे होते तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। दिखावे के चक्कर में आपने कटौती कर करके पैसे जोड़े और अब देखिए क्या हो गया। जिस बेटी की ख्वाहिश को मारकर आपने लोगों में बस दिखावा करने के लिए महंगी गाड़ी देने का सपना देखा था, वो सपना तो गया माँ। तुम लोग सच कह रहे हो, अगर वो पैसे में तुम लोगों को इस्तेमाल करने देते तो कम से कम आज ये सब नहीं होता। सारी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने तो पूरे मोहल्ले भर में ये इस बात फैला दी थी कि मैं अपनी बेटी को 50 लाख रुपए की गाड़ी दूंगी। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को। आपको नैना की शादी में 50 लाख रुपए की गाड़ी देनी है ना, तो हम वही दे देंगे, आप फिक्र मत करिए। हम कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर ही लेंगे। संगीता को अपनी गलती पर काफी ज्यादा पछतावा होता है। तो वहीं अब नैना की शादी भी बस कुछ ही दिन दूर रह गई थी। शादी में सिर्फ थोड़ा समय रह गया है, गाड़ी की बुकिंग में भी तो समय लगता है। अब क्या करें हम। आप फिक्र मत कीजिए, पैसों का इंतजाम हो रहा है, गाड़ी आ जाएगी। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज आखिरकार नैना की शादी का दिन आ ही जाता है। और शादी के दिन ही नैना को दहेज में देने के लिए उसके दोनों भाई मिलकर 50 लाख रुपए की गाड़ी लाते हैं, जिसे देख संगीता। तुम लोग गाड़ी ले आए और मैं तो खामा इतना परेशान हो रही थी, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी लेकर कैसे आए तुम लोग? ईएमआई पर लिए है क्या या किसी से पैसे उधार लिए थे? शीतल ने काफी टाइम से कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, तो उन्हीं पैसों से शीतल ने नैना को ये गाड़ी गिफ्ट की है। मैं तो तुझे कितना गलत समझती थी और हमारे बुरे वक्त पर तू ही काम आई। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने जो भी तेरे साथ किया। कोई बात नहीं माँ जी, ऐसे खुशी के मौके पर रोइए मत। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप फिर से कंजूसी करना शुरू ना कर दे। पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन उन पैसों को बचाने का क्या फायदा जिससे आप बस लोगों में दिखावा के लिए चीजें लेकर और परिवार वालों को इस्तेमाल ना करने दे। पैसे परिवार की खुशियों के लिए बचाए जाते हैं, ना कि उनकी ख्वाहिशों को मारकर लोगों में दिखावा करने के लिए। अब मैं तेरी बात अच्छे से समझ चुकी हूँ। मैं कभी दिखावा नहीं करूंगी। दिखावा करने के लिए तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। और तो और मैं आप किचन से जुड़ा वो कमरा भी छोड़ दूंगी। अब सारी जिम्मेदारी तुम दोनों बहुओं के हाथ में है। तुम जैसे चाहो वैसे घर संभालो। संगीता की बात सुन शीतल और अंजलि काफी खुश होती हैं और अब थोड़ी देर में बारात भी आ जाती है और नैना की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। इतनी महंगी गाड़ी को देख सभी संगीता की वाहवाही भी करते हैं। और अब शादी खत्म होने के बाद शीतल, अंजलि, नमन और आकाश छत पर बैठे होते हैं। चलो आखिरकार माँ की कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुई। अब हम पार्किंग लॉट में खड़ी हुई अपनी महंगी गाड़ियां और बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो घर में रोज हमारी पसंद का खाना बनेगा, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। इन सब के पीछे हमारी शीतल का हाथ है। शीतल, शुरुआत में तुम्हें काफी हम गलत समझ रहे थे, लेकिन तुम्हारी समझदारी के चलते आज हम माँ जी की कंजूसी से आजाद हो गए हैं। तुम्हारा ये चोरी का प्लान तो बड़ा ही कमाल था। दरअसल संगीता की तिजोरी से जो पैसे चोरी हुए थे वो पैसे किसी चोर ने नहीं बल्कि शीतल के एक दोस्त ने उसके कहने पर ही चुराए थे। शीतल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर माँ जी को इस बारे में पता चल गया तो वो क्या करेंगे हमारे साथ? कहीं वो हमें पुलिस स्टेशन ना पहुँचा दे। हाँ शीतल, रहने देते हैं। मैं भी ये पैसे फटाफट माँ जी की तिजोरी में रखकर आ जाता हूँ। अगर हमें माँ जी को सुधारना है तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। और कौन सा इन पैसों को हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पैसों से हम नैना के लिए गाड़ी लेकर आएंगे। बस माँ जी के सामने झूठ बोलना है, यही मौका है हमारे पास माँ जी की आदत सुधारने का। सभी लोग संगीता के पैसे चोरी होने पर काफी अफसोस कर रहे थे, तो वहीं असलियत तो घर वालों को पता ही थी। तो भाई इसी के साथ शीतल और बाकी लोग उन पैसों का खुद इस्तेमाल करने के बजाय नैना की शादी में उन्हीं से गाड़ी लेकर आते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी की जाए। कभी कभी घी के डिब्बे को गैस पर भी रख देना चाहिए। उंगली टेढ़ी करके घी निकालने से काफी आसान तरीका है। शीतल की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। तो भाई उस दिन के बाद से संगीता भी दिखावा के लिए कंजूसी करना छोड़ देती है और अब दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाती हैं और बाकी घर वाले भी आराम से खर्चा करते हैं।